हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम आपका क्लास 8 का जो 12 मई 2022 को साइंस का पेपर है, हम उसके लिए वीडियो लेकर आए हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है, जैसा कि पिछले पेपर में आपको हमारे करवाए हुए मॉडल पेपर में से क्वेश्चंस मिले थे, वैसे ही इस पेपर से भी मिलेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो मॉडल पेपर है ये आपका RSCRT ने पब्लिश किया है। पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, पहले आपको पता है कि पार्ट ए के अंदर बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। पहला क्वेश्चन है खरीफ की फसल है, तो इसमें आपको पता है कि जो मक्का है वो खरीफ की फसल है। दूसरा है मलेरिया रोग का वाहक है। मलेरिया रोग जो है वो हमेशा मादा एनाफ्लिज मच्छर से फैलता है। इसका उत्तर आएगा ए, मादा एनाफ्लिज मच्छर। नेक्स्ट है संश्लेषित रेशा है। सिंथेटिक फाइबर क्या है? तो देखिए नायलॉन जो है वो सिंथेटिक है। कपास, ऊन और रेशम हमें नेचर से मिलते हैं। निम्न में से किसको पीट पीट कर चदरों में परिवर्तित किया जा सकता है? इसमें सल्फर और नाइट्रोजन जो है वो तो गैस है, और फास्फोरस जो है वो भी सामान्य तापमान पर जलने लग जाता है। तो सिर्फ एक चांदी है जिसको हम पीट पीट कर चदरों में बदल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। तो देखिए प्राकृतिक संसाधनों में सूरज हमें रोज मिलता है, कभी समाप्त नहीं होता है। वायु भी हमें रोज मिलती है, हर वक्त मिलती है। जल भी समाप्त नहीं होता है। पेट्रोलियम जो है वो समाप्त होने वाला संसाधन है। वनोन्मूलन का कारण है। वनोन्मूलन मतलब कि वनों को काट काट कर खत्म कर देना। इसके लिए पहला कारण है कृषि के लिए वनों को काटना, बिल्कुल सही है। ईंधन के रूप में लकड़ी को जलाना भी सही है। दावानल और भीषण सूखा, दावानल होती है जो जंगलों में आग लगती है, जंगल की आग और सूखा, ये भी कारण है। तो इसका उत्तर आएगा द उपरोक्त सभी, यानी कि डी इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट हमारा आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन होता है वो मादा के शरीर के अंदर होता है। निम्न में से संकटापन वन्य जंतु है, तो इसका उत्तर है सी, काले हिरन। काले हिरन जो है वो संकटापन वन्य जंतु है, एंडेंजर्ड वाइल्ड एनिमल है। मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है घर्षण को कम करने के लिए। निम्न में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? तो जो पुरुष की है वाक् ध्वनि है उसकी आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। विद्युत का सुचालक है, जिसमें से हमें करंट लग सकता है। तो देखो बच्चों, आपको पता है लकड़ी का कोई भी सामान हो उसमें से करंट नहीं आता है, प्लास्टिक में से करंट नहीं आता है। लोहा जो है, लोहे से करंट आ सकता है। लोहा विद्युत का सुचालक है, कंडक्टर है। नेक्स्ट है जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ छड़ जो है वो धनावेशित हो जाती है और कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। नेक्स्ट है भूकंप आने का कारण है। तो भूकंप आने का कारण होता है पृथ्वी की प्लेटों की गतियां। लाल ग्रह के नाम से जाना जाने वाला ग्रह है, उत्तर है मंगल। रुधिर में ऑक्सीजन की वाहक क्षमता कम करने वाली गैस है बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। तभी तो इसको सूंघने के बाद लोग मर जाते हैं। अगला है उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। नेक्स्ट है टाइफाइड जीवाणु के द्वारा होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है बैकेलाइट। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वो होते हैं जो एक बार हमने बना दिए उनको दोबारा हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये जो बैकेलाइट है, जो हमारे बिजली के बटन होते हैं वो बैकेलाइट के बने होते हैं। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर कर धात्विक ऑक्साइड बनाती हैं। पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से मौसम परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। जूतों के तले घर्षण के कारण घिस जाते हैं। नेक्स्ट है आपका यदि कथन सही है तो टी और गलत है तो कोष्टक में एफ लिखिए। तो पहला है अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं, ये तो गलत है। दूसरा है सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी गलत है।
पृथ्वी सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह, ये भी गलत है। आसुत जल में विद्युत धारा का चालन होता है, ये भी गलत है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रदूषक गैस है, ये बिल्कुल सही है, टी आएगा। बाकी सब में एफ आया है। लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, आपने देखा होगा लोहे को जंग लग जाती है बच्चों, तो ये भी सही है। प्रोजेक्ट टाइगर बाघ के संरक्षण से संबंधित है, ये भी टी आएगा। अब अगला है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी से करिए। तो रबी की फसल के उदाहरण आएंगे बच्चों, गेहूं और चना। एक प्रोटोजोआ जो है वो मलेरिया का कारक होता है। कपास जो है वो एक प्राकृतिक रेशा है। डीजल मोटर ईंधन है। और अंडाणु उत्पादित होते हैं अंडाशय में। नेक्स्ट है हमारा, इन प्रश्नों के उत्तर हमें एक शब्द में देने हैं। पांचवा प्रश्न है कि, क्या प्रश्न है पांचवा, मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? खाद मिलाई जाती है। दूसरा है, कैरम खेलते समय कैरम बोर्ड पर घर्षण कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बच्चों आपने भी घर में पाउडर डाला होगा कैरम बोर्ड पर ताकि घर्षण कम हो जाए। अगला है, किसी एक ध्वनि प्रदूषक का नाम लिखिए। तो बच्चों ध्वनि प्रदूषक में आप लाउड स्पीकर लिख लीजिए, प्रेशर हॉर्न, जो आपका दिल करे जो आपको याद आए वो लिख लीजिए। विद्युत के एक कुचालक पदार्थ का नाम लिखिए। विद्युत का एक कुचालक कौन सा है? लकड़ी है या फिर है आपका प्लास्टिक, जो आपका दिल करे बच्चों, आपको जो याद हो आप वो लिख लीजिए। विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस का नाम लिखिए। इसका नाम होता है CO2, इसे हम कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। आपको जैसे याद है वैसे लिख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा, आप गर्मियों के लिए सूती या संश्लेषित रेशे में किस रेशे से बने कपड़े खरीदेंगे? कारण सहित लिखिए। तो देखिए बच्चों, हम गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं, हम लिखेंगे हम गर्मियों में के लिए सूती रेशे से बने कपड़े खरीदेंगे, क्योंकि सूती रेशा जो होता है वो ऊष्मा का सुचालक होता है, जिससे बाहर की ऊष्मा हमारे शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। और सूती कपड़े में पसीना सोखने की क्षमता भी अधिक होती है। सूती कपड़े शरीर से चिपकते भी नहीं हैं। तो इस तरह से हम सूती कपड़े जो है वाला ये वाला पॉइंट हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, धातु अधातु में कोई 3 अंतर लिखे। तो पहला अंतर है, धातु चमकदार होते हैं जबकि अधातु चमकदार नहीं होते हैं। दूसरा है, धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं जबकि अधातु ऊष्मा के सुचालक नहीं होते हैं। तीसरा है, धातु में घातवर्धक का गुण होता है, यानी कि जब हम धातु को पीटते हैं तो वो फैल जाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ना, चद्दर, चांदी की चद्दर बन जाती है, या आपने लोहे की चद्दरें देखी होंगी, यानी कि वो घातवर्धक होते हैं, जबकि अधातु में घातवर्धक का गुण नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, संगमरमर के फर्श पर साबुन की पानी से भरी बाल्टी उल्ट जाए तो इस फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन होगा? अब आपने देखा होगा ना, घर में मम्मी सर्फ वाला पोछा लगाती तो हम उस पर चलते गिर जाते हैं। तो इसका उत्तर है, संगमरमर के गीले फर्श पर चलना कठिन होगा, क्योंकि गीले फर्श पर जूतों व फर्श के बीच घर्षण बल का मान कम होगा। और गीले फर्श पर जब हम चलेंगे तो आगे की ओर गति के लिए उचित प्रतिक्रिया बल भी हमें प्राप्त नहीं होगा। 13वां प्रश्न है, आग बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल करने से पूर्व विद्युत आपूर्ति बंद क्यों की जाती है? तो देखिए, आग बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल करने से पूर्व विद्युत आपूर्ति इसलिए बंद की जाती है क्योंकि पानी विद्युत का सुचालक होता है। यदि विद्युत आपूर्ति बंद नहीं की जाए तो करंट लग सकता है और करंट लगने से जान जा सकती है। इस खतरे से बचने के लिए आग बुझाने से पूर्व विद्युत आपूर्ति बंद कर दी जाती है। भूकंप से बचने के लिए आप क्या सावधानी बरतेंगे? तो पहला है, यदि भूकंप के वक्त आप घर में हैं तो फर्श पर बैठ जाइए। दूसरा है, घर में किसी मजबूत टेबल या फर्नीचर के नीचे बैठकर हाथ से सर और चेहरे को ढक लीजिए। तीसरा है, भूकंप के झटके आने तक घर के अंदर ही रहें और झटके रुकने के बाद ही बाहर निकलें। चौथा है, अगर रात में भूकंप आया है तो आप बिस्तर पर लेटे हैं तो लेटे रहें,
तकिए से सर ढक लें। तो ये सावधानियां हमें भूकंप आने पर रखनी है। अगला है सौर परिवार का नामांकित चित्र बनाइए। तो बच्चों देखो, ये सौर परिवार का नामांकित चित्र मैंने बना दिया है, इसको देख देख कर आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट है, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में प्रयोग करने से क्या लाभ है। तो नोट कीजिए, एलपीजी और सीएनजी का ईंधन के रूप में प्रयोग करने पर निम्न लाभ है। पहला है, एलपीजी या सीएनजी बिना धुआं किए ही जलती हैं, जिनसे वायु प्रदूषण नहीं होता है। एलपीजी और सीएनजी का ऊष्मायन अधिक होता है, मतलब हमें उससे ज़्यादा हमें हीट मिलती है। लकड़ी आप जलाओगे तो हीट कम मिलेगी, इससे हीट हमें ज़्यादा मिलती है। तीसरा है, एलपीजी और सीएनजी जलने पर कोई अपशिष्ट नहीं छोड़ती हैं। इनसे जलने के बाद में ना कुछ बचता नहीं, जैसे आपने लकड़ी जलाई तो राख बच गई, ये कोयला जलाया तो राख बच गई, इनसे कोई राख अपशिष्ट नहीं बचता, जिससे प्रदूषण कम होता है। 17वां प्रश्न है, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखो बच्चों, ये नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र है, आप इसे बना लीजिएगा। इसमें देखिए, यहाँ पे ये शुक्राणु नलिका है, ये हमारा शीशन है और ये वृषण है। तो ये आप बना लीजिए। तीसरा प्रश्न, तीसरा पार्ट है, खरपतवार किसे कहते हैं, खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जाता है समझाइए। या दूसरा है, सिंचाई किसे कहते हैं, जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो पद्धतियों का वर्णन कीजिए। तो पहले हम देखते हैं खरपतवार किसे कहते हैं। ये देखिए, ये दोनों में अथवा है, आपको कोई एक करना है, मैं दोनों करवा रहा हूँ। खरपतवार वे अवांछनीय पौधे या जंगली पौधे हैं जो खेत में बोई फसल के साथ अपने आप उग जाते हैं। खरपतवार पर नियंत्रण, इसके लिए हम खेत की निराई करते हैं। इस क्रिया से ऐसे पौधों को खेत में से हटा दिया जाता है। खरपतवार हटाने के लिए निम्न विधियां काम में लेते हैं। पहला है, पटेले या हैरो द्वारा खरपतवार को हटाना। जब फसल की बुआई करने से पहले हल चलाकर खेत को जोता जाता है तो उसमें लगे हुए अधिकतर खरपतवार हल चलाते समय जड़ सहित उखड़ जाते हैं और निकाल दिए जाते हैं। यदि खेत में पटेला या हैरो जैसा नामक कंघी जैसा उपकरण घुमा दिया जाए तो ये उखड़े हुए खरपतवार पटेले की छड़ों के साथ फंसकर खेत से बाहर निकल जाते हैं। दूसरा है, रसायनों के उपयोग से खरपतवार को नष्ट करने के लिए 2,4-D जैसे रसायनों का छिड़काव कर दिया जाता है। इससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं किंतु फसल को कोई हानि नहीं होती है। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रे या फुहारे की सहायता से खेत में छिड़काव करते हैं। दूसरा प्रश्न जो था हमारा सिंचाई वाला, ये भी आप नोट कर लीजिए कि सिंचाई उचित समय और विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना सिंचाई कहलाता है। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की विधियां, पहला है, छिड़काव तंत्र या स्प्रिंकलर सिस्टम। इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहां पर पानी कम मात्रा में उपलब्ध है। पाइप के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे रहते हैं। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े रहते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही हो। छिड़काव बलुई मिट्टी के लिए अत्यंत उपयोगी है। दूसरा है, ड्रिप तंत्र। इस विधि से जल बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों में गिरता है। फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का यह सर्वोत्तम तरीका है। इसमें पौधे को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाता है। अगला है, वनोन्मूलन का अर्थ बताइए और इसके कारणों का उल्लेख कीजिए। तो पहला है, वनोन्मूलन का अर्थ होता है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्य में उपयोग करना। अब देखिए, वनोन्मूलन के कारण क्या होता है। वन में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्यों से की जाती है। पहला है, कृषि के लिए भूमि को प्राप्त करना। दूसरा, घरों और फर्नीचर का कारखानों का निर्माण करना। तीसरा है, फर्नीचर बनाने के लिए अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करना। दावानल और भीषण सूखा भी वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारण। पहले तीन तो है मैन मेड, इंसान ने बनाई है, और चौथा जो है ये प्राकृतिक कारण है। अगला है, रेड डाटा बुक पुस्तक क्या है, किन्हीं दो संकटापन जंतुओं के नाम लिखिए। तो देखिए, रेड डाटा बुक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं एवं अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। तो भारत में शेर, हाथी, गैंडा, काला हिरन आदि संकटापन जंतु हैं। अगला प्रश्न है, मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन की आवृत्ति व आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। देखिए, आवृत्ति हमें दे रखी है 500 कंपन 500 हर्ट्ज, और आवर्तकाल टी का फार्मूला होता है 1/आवृत्ति, यानी कि 1/500।
500 और अगर आप इसको भाग करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा आवर्तकाल 0.002 सेकंड। दूसरा हमारा है निम्नलिखित वाद्य यंत्रों के किस भाग से ध्वनि उत्पन्न होती है, उस भाग का नाम लिखना है। तो पहला है ढोलक। ढोलक की तनिक झिल्ली से ध्वनि उत्पन्न होती है। सितार के तनिक तार से ध्वनि उत्पन्न होती है। बांसुरी के वायुस्तंभ से ध्वनि उत्पन्न होती है और मंजीरे का धात्विक कण जो है वो ध्वनि उत्पन्न करता है। अगला है जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के 4 उपाय बताइए। तो पहला देखिए, पहला उपाय है वाहित मल घरों से निकले हुए अपमार्जक तथा जल को शहर के निकट नदियों या तालाबों में न गिराकर नालियों द्वारा बाहर ले जाकर आबादी से दूर गिराना चाहिए। दूसरा है कारखानों से निकलने वाले जहरीले अपशिष्ट पदार्थों एवं गर्म जल को जलाशयों, नदियों और समुद्रों में नहीं गिराना चाहिए। तीसरा है कारखानों के अपशिष्ट पदार्थों को उपचारित करके ही नदियों में गिराया जाना चाहिए। अगला है कीटनाशकों का प्रयोग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि उस खेत का जल पीने वाले जलाशयों में बहकर ना जाए। अगला प्रश्न है वायु प्रदूषण से क्या आशय है, वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर देखिए बच्चों आप, वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य गैसें एक निश्चित अनुपात में होती है। इस अनुपात में असंतुलन की स्थिति को वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव इस प्रकार है कि वायु प्रदूषण जीवों के श्वसन तंत्र को प्रभावित करके ब्रोंकाइटिस, दमा, फेफड़े का कैंसर और न्यूमोनिया जैसे रोग उत्पन्न करता है। दूसरा है वायु प्रदूषण से ओजोन परत का अवक्षय होता है, जिससे सूर्य के प्रकाश की पराबैंगनी विकिरणें पृथ्वी पर पहुंचकर आंखों और प्रतिरक्षी तंत्र को नुकसान पहुंचाती है और त्वचा कैंसर हो जाता है। तीसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी विषैली गैस शरीर में पहुंचकर शरीर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है। चौथा है वायु प्रदूषण अम्ल वर्षा और विश्व उष्णन के लिए भी उत्तरदायी है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से जो आपका क्लास 8 का साइंस का मॉडल पेपर है वो मैंने बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पास हो जाएं और आपके साथ अगली 9th क्लास में बैठ सके। थैंक यू, हैव ए गुड डे।